नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, हम बात करेंगे बुरका ब्रिगेड के भरोसे आतंकी मसूद। आपने देखा कि कैसे बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के फाइटर्स ने तबाह कर दिया इसका अड्डा। अब मसूद अजहर का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो आया है, इसकी आवाज। मसूद अजहर का वो बयान जिसमें ये भारत की महिला फौज, भारत की महिला फाइटर्स से खौफ में है, डरा हुआ है। कैसे मसूद अजहर पाकिस्तान में तकरीर कर रहा है महिलाओं के बीच कि भारत ने अपनी महिला फौज को उतार दिया है, हमारे खिलाफ तैयार कर लिया है और इसी बहाने वहां महिला आतंकी तैयार कर रहा है। सुनाएंगे कैसे मसूद अजहर की आवाज में वो खौफ और डर दिखाई दे रहा है और पहली बार मसूद अजहर कुछ बोला है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे हम, पाकिस्तान का एक झूठ और बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने कहा था कि भारत की एक महिला फाइटर पायलट को उसने बंधक बना लिया, यह दावा किया था। वो महिला फाइटर पायलट शिवांगी है। बंधक बनाने का दावा पाकिस्तान के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया गया। अब मैं आपको मिलवाऊंगा आज उसी महिला फाइटर पायलट से जो इकलौती रफाल उड़ाने वाली महिला पायलट है जिसने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ फाइटर उड़ाया। अगली बड़ी खबर देखेंगे, बिहार लिए चलूंगा और दिखाएंगे बिहार में बीजेपी के स्टार सीएम आज योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, नायाब सिंह सैनी, ये सब लोग बिहार में प्रचार कर रहे थे, लेकिन योगी खास सिवान में थे। सिवान शहाबुद्दीन का गढ़, बाहुबली शहाबुद्दीन, उनका बेटा उसामा चुनाव मैदान में है। योगी की रैली में पहले तो बुलडोजर पहुंच गए और योगी ने आखिर क्यों उसामा यानी शहाबुद्दीन के बेटे पर अटैक किया है और क्यों बीजेपी के लिए पावर सेंटर बनने जा रहा है सिवान। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, आपको लिए चलूंगा राजस्थान में कल से पुष्कर मेले की शुरुआत हो रही है। इस मेले में 21 करोड़ का घोड़ा है, 1 करोड़ की भैंस है और इसी तरह करोड़ों रुपए के ऐसे ऐसे जानवर जिनके नाम आपने पहली बार सुने होंगे और जिनकी कीमतें भौचक्के रह जाएंगे सुनकर। अगली खबर और आखिर में बात करेंगे सदी का सबसे खतरनाक तूफान 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, सब कुछ अपने साथ उड़ा ले गया है। कहां आया है तूफान और क्यों इतना खतरनाक है आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। ब्राजील में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बवाल हो गया। पुलिस ऑपरेशन के दौरान बमबारी से लगी आग, 64 लोगों की मौत, 81 गिरफ्तार। मुंबई से जालना जा रही बस में लगी भीषण आग, समृद्धि हाईवे पर जलकर खाक हुई बस में यात्री बाल बाल बचे। नागपुर में दूसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है, हजारों किसानों ने चक्का जाम किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने किया हल्ला बोल। मोदा तूफान से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाहाकार है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, 2 लोगों की मौत, 135 ट्रेनें रद्द। बिहार में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, दरभंगा में अमित शाह ने की रैली, शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में गरजे सीएम योगी। बिहार में चुनाव ऐलान के बाद राहुल तेजस्वी की पहली रैली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 7 जनसभा की है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर फंसे राहुल। अंबाला एयरबेस से रफाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है, रफाल में सवार होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, पीएम मोदी को बताया बेहतरीन इंसान, भारत के साथ जल्द व्यापार समझौते की जताई उम्मीद। आतंकी मसूद अजहर का महिलाओं को आतंकी बनाने वाला ऑडियो सामने आया, हिंदू महिलाओं का हवाला देकर मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहा जैश सरगना। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दी तालिबान को खत्म करने की धमकी, अफगान ने पलटवार कर कहा हमला किया तो करारा जवाब देंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के करीबी को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, ड्रग्स सिंडिकेट के किंगपिन दानिश चिकना की गोवा से गिरफ्तारी, ड्रग्स के साथ पत्नी और 4 साथी भी पकड़े गए। रोहित शर्मा पहली बार बने वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज, आईसीसी वनडे रैंकिंग के सबसे उम्रदराज टॉपर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक का असर। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है, बच नहीं पाएगा आतंकिस्तान। किस कदर डर और खौफ में है मसूद अजहर,
सोचिए, बहावलपुर में भारत के फाइटर्स ने मिसाइल अटैक किया और पूरा इसका हेडक्वार्टर जैश का तबाह हो गया। मसूद अजहर इस हद तक डरा हुआ है और भारतीय महिला फौजियों से डरा हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मसूद अजहर के परिवार के ही 1 दर्जन लोग मारे गए थे इस अटैक में। मसूद अजहर पहली बार बोला है, मैं आपको सुनवाऊंगा मसूद अजहर कैसे गिड़गिड़ा रहा है, उसकी जुबान में खौफ और डर है। वो बता रहा है कि भारत की जो महिला फौजी हैं उनका नाम लेकर मसूद अजहर पाकिस्तान में महिला ब्रिगेड को बरगला रहा है। एक्सक्लूसिवली आप सुनने जा रहे हैं मसूद अजहर को पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए मसूद अजहर क्या बोल रहा है। उन्होंने हमारे मुकाबले में इस्राएली फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई फैलाने वाली दानिश्वर औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली हिंदू फौजी सहाफी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली हिंदू फौजी सहाफी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में औरत को एक फितना बनाकर, औरत को एक तमाशा बना के पेश किया है। हम उन सारे कुफ्र के इस सैलाब के मुकाबले में अपनी ईमान वाली बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, ईमान वाली बहनों को खड़ा कर रहे हैं और ये मुकाबला हमारी बेटियां और बहनें ही जीतेंगी। तो समंदर की झाग की तरह बहुत ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन झाग है मगर आप ईमान वालियां हैं, अल्लाह ताला की ताकत है, इंशाअल्लाह आप जीत जाएंगी, वो शिकस्त खा जाएंगी और इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब होगा, और इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए जरा मसूद अजहर क्या कर रहा है। मसूद अजहर ने कैसे उसका रोना साफ नजर आ रहा है। वजह क्या है? बावलपुर के हमले में मसूद से जुड़े 14 लोग मारे गए थे परिवार के। मसूद अजहर के परिवार के ही 10 लोग शामिल थे। इसमें अजहर की बड़ी बहन और उसका पति भी शामिल है, बहन का पति, साथ ही अजहर का भतीजा, उसकी पत्नी की भी मौत हुई है। मसूद की भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में 4 लोग आतंकी मसूद अजहर के बहुत करीबी थे। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा था, मसूद बोला था अगर वो भी मर जाता तो अच्छा रहता। अब इसी जख्म का इंतकाम लेने के लिए मसूद बौखलाया है। महिलाओं को आतंकी बनाने के पीछे अजहर ने दावा किया, बोला इजराइल ने अपनी महिलाओं को जंग में भेजा है। जैश के दुश्मनों ने हिंदू महिलाओं को सेना में रखा है, अब जिहाद करने के लिए हमारी महिलाएं भी आगे आएंगी। मसूद ने मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम के लिए काम करने को कहा, दुनिया भर में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। अजहर ने कहा पुरुष मुजाहिद जिहाद में उनका साथ देंगे। यह है मसूद की तैयारी। देखिए मसूद क्या कर रहा है। ये मसूद अजहर आप देख रहे हैं, इस तरह की क्लास महिलाओं की ले रहा है वो। आतंकी मसूद अजहर का 21 मिनट का ऑडियो सामने आया, 21 मिनट, जिसमें जैश का सरगना महिलाओं को आतंकी बनाने में जुटा है। वो पाकिस्तान की महिलाओं को आतंकी भट्टी में झोंक रहा है। जिहाद और इस्लाम फैलाने के लिए वो आतंकी भर्ती कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर महिलाओं को वर्गला रहा है ताकि पाकिस्तानी महिलाएं भी उसके आतंकी संगठन में जुड़े, क्योंकि जैश ने अब महिला आतंकी ब्रिगेड बना ली। जमातुल मोमिनात की कमान मसूद की बहन सादिया संभाल रही है। दूसरी बहन समैरा और पुलवामा हमलावर की विधवा भी इसमें शामिल है। जैश की विंग महिला आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग करेगी। मसूद अजहर ने ऐलान किया है कि हर जिले में इसकी एक ब्रांच होगी, लेकिन नियम यह है कि वो महिलाएं गैर मर्द से बात नहीं करेंगी। फोन और मैसेंजर पर सिर्फ परिवार के मर्द से ही बात कर सकेंगी। मसूद अजहर न सिर्फ महिलाओं को कट्टर बना रहा है, बल्कि हिंदू महिलाओं के बहाने मुस्लिम महिलाओं को उकसा रहा है। अब आपको सुनवाता हूं मसूद अजहर का वही बयान जो यहां महिलाओं से बात करते हुए सामने आया है। सुनिए जरा महिलाओं को कैसे बरगला रहा। उन्होंने हमारे मुकाबले में इस्राएली फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में हिंदू फौजी औरतें खड़ी की हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई फैलाने वाली
दानिश्वर औरतें खड़ी की हैं। उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली हिंदू फौजी सहाफी औरतें खड़ी की हैं। उन्होंने हमारे मुकाबले में बेहयाई और जुल्म फैलाने वाली हिंदू फौजी सहाफी औरतें खड़ी की हैं। उन्होंने हमारे मुकाबले में औरत को एक फितना बनाकर, औरत को एक तमाशा बना के पेश किया है। हम उन सारे कुफ्र के इस सैलाब के मुकाबले में अपनी ईमान वाली बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, ईमान वाली बहनों को खड़ा कर रहे हैं, और ये मुकाबला हमारी बेटियां और बहनें ही जीतेंगी। तो एक तरफ मसूद अजहर महिला ब्रिगेड बना रहा है, दूसरी तरफ उसका प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है, और वो भी ना हो तो आतंकी तैयार करके भेज रहे हैं भारत, या भारत में आतंकी बना रहे हैं लोगों को गुमराह करिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है जुबैर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अलकायदा से इसके तार जुड़े हैं, पुणे से इसकी गिरफ्तारी हुई है, और ये इंजीनियर है जो बड़े षड्यंत्र और साजिश के फिराक में था। आपने देखा जुबैर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लिंक अलकायदा से मिला है। पुणे में महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी बहुत पढ़ा लिखा है। एटीएस ने संदिग्ध आतंकी जुबैर को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के सोलापुर का रहने वाला है यह आतंकी। जुबैर हंगरकर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेटाबेस डेवलपमेंट करता है। उसका दावा है कि आईटी कंपनी में जुबैर का 25 लाख रुपए का पैकेज है, और लेकिन उसने लादेन से प्रेरित होकर आतंक की राह चुनी। खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। जुबैर के पास लादेन के भाषण का उर्दू ट्रांसलेशन मिला है। आतंकी संगठन अलकायदा से भी जुबैर के तार जुड़े हैं। दावा है कि अलकायदा के सदस्यों के संपर्क में था ये। एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। उसी दौरान एटीएस ने 40 मोबाइल और 19 लैपटॉप पकड़े। इनमें जुबैर के लैपटॉप से अलकायदा का साहित्य मिला है। उन दस्तावेजों में AK-47 चलाना, बम बनाना सिखाया गया है। दावा है जुबैर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसके मंसूबे पूरे होने से पहले एटीएस ने उसे दबोच लिया है। दूसरों के लिए सांप पालता है, उसके लिए वो सांप खुद भी उसे डसते हैं एक दिन। देखिए क्या स्थिति है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी जंग हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को सबसे बड़ी धमकी दी। कहा हम तालिबान को खत्म करके गुफा में डाल देंगे। भविष्य में पाकिस्तान पर कोई आतंकी हमला हुआ तो अफगान तालिबान शासन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह खुली धमकी ऐसे वक्त दी है जब तुर्की में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल हो गई, यानी अफगान पाकिस्तान के बीच जंग भीषण हो सकती है। तनाव बढ़ने की वजह पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को गुफाओं में भरने की धमकी दी। अफगान के पलटवार करने के दावों पर ख्वाजा ने कहा है इस्लामाबाद पर आंख उठाई तो आंखें निकाल लेंगे। तालिबान लड़ना चाहता है तो परिणाम घातक होंगे। पाक अफगान जंग के लिए ख्वाजा ने भारत को जिम्मेदार बताया और कहा भारत छोटे संघर्षों में पाक को उलझाए रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता पर दबाव बने। सरहद ही नहीं, घर में भी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में सरकारी ऑफिस पर हमले में 6 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान से अपना पाकिस्तान और घर नहीं संभल रहा है, लेकिन वो गाजा में शांति करवाएगा, अब हमास को सरेंडर करवाएगा। गाजा में इजराइल का भीषण हमला ऐसे वक्त हुआ है जब हमास और इजराइल के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन संघर्ष विराम के बीच इजराइल ने बड़ा अटैक किया। गाजा सिटी, खान यूनुस जैसी घनी आबादी पर बम दागे और इजरायली हवाई हमलों में करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में 46 बच्चे हैं, जबकि 253 लोग घायल हुए। इजराइल ने तर्क यह दिया है कि हमास ने सीजफायर तोड़ा, हमास ने सैनिकों पर हमला किया, जिसका हमने जवाब दिया। इजरायली पीएम ने घातक हमले के लिए सेना को कहा था। हमास ने आरोपों को खारिज कर सीजफायर पालन का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली हमले का समर्थन किया है और कहा अपने सैनिकों की हत्या के बाद इजराइल ने कार्रवाई की है। ट्रंप ने कहा हमास अगर नहीं सुधरा तो हम उसे मिटा देंगे। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान गाजा में भाड़े की सेना भेज रहा है। गाजा में 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती होगी। इन सैनिकों का काम होगा जो हमास के आतंकी हैं उनको सरेंडर करवाना, साथ ही युद्धग्रस्त इलाके में शांति बनाए रखना होगा। ये सैनिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा होंगे।
पाक ने इसे लेकर इजराइल के साथ सीक्रेट समझौता किया है। पाक, इजराइल और अमेरिका एजेंसियों की बैठक में फैसला हुआ जिसका मकसद है हमास से हथियार लेकर इन्हें सरेंडर कराना है। गाजा पर ट्रंप के शांति प्लान में भी यही उद्देश्य है। आज की एक और बड़ी खबर है बिहार से। आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में गरजा बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ आज बिहार में थे और बिहार में भी शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में थे योगी पहुंचे। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की योगी की रैली में बुलडोजर भी पहुंचे हुए थे। योगी बोल रहे थे सिवान में और पहले से पीछे उनके सामने कई बुलडोजर खड़े थे। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे। हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर में खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत। तो योगी ने एक नहीं ताबड़तोड़ तीन रैलियां की हैं। तीनों रैलियों की तस्वीर बक्सर में योगी आदित्यनाथ थे, भोजपुर पहुंचे और फिर सिवान पहुंचे। बिहार में पहुंच गया बुलडोजर और गरज रहे बुलडोजर बाबा। योगी के उतरते ही बिहार का सियासी घमासान और तेज हो गया है। एक दिन में योगी ने बिहार में तीन रैलियां की। महागठबंधन पर जंगल राज से लेकर औरंगजेब और बाबर वाला अटैक किया, लेकिन उनका सबसे ज्यादा जोर और बिहार में सबसे ज्यादा शोर शहाबुद्दीन के गढ़ में योगी की हुंकार रही। बाहुबली के बेटे ओसामा पर हमला कर योगी ने साफ कर दिया है, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। और ये सिर्फ योगी नहीं, योगी के अलावा देखिए कौन कौन पहुंचे हुए थे। ये आप देख रहे हैं, खुद मोहन यादव एमपी के सीएम भी बिहार में, दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में और हरियाणा के सीएम नायाब सैनी बिहार में। जो विकास की बयार हो रही है वो आगे बढ़ते रहे और इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। तो सारे सीएम प्रचार में लगे बिहार में। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। बिहार के प्रचार में सबसे ज्यादा योगी की मांग है। योगी की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। बिहार में योगी अब तक 5 रैलियां कर चुके हैं। योगी की बिहार में 15 से 20 रैलियां होनी है और सबसे ज्यादा रैलियां मुस्लिम बहुल सीमांचल में। मोहन यादव बहुल सीटों पर एमपी के सीएम का तूफानी प्रचार हो रहा है। मोहन यादव ने आज भागलपुर समेत 3 सीटों पर प्रचार किया। इसे बिहार चुनाव में बीजेपी का नया यादव कार्ड माना जा रहा है, जो लालू तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर असर डालेगा। मोहन यादव बिहार में करीब 10 रैलियां करने वाले हैं। अगला नाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री। बिहार में तूफानी प्रचार में जुटी हैं। दिल्ली में छठ पूजा के बाद फिर बिहार पहुंच गई हैं। पटना से सटे दानापुर में रेखा गुप्ता ने रोड शो किया और चुनाव प्रचार में और बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा भी है। अगला नाम है महाराष्ट्र के सीएम भी बिहार के चुनाव में सक्रिय हैं। फडणवीस बेगूसराय में एक बड़ी रैली कर चुके हैं और कहा है कि अब बिहार अब बीमारू राज्य नहीं जुझारू राज्य है। फडणवीस बिहार में 8 से 10 और रैलियां कर सकते हैं। असम के सीएम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। चंपारण की चुनावी रैली से हेमंता विपक्ष पर खूब बरसे और हेमंता बिस्वा शर्मा असम मॉडल को बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो घुसपैठियों और बाहरी वोटर का मुद्दा उठा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ये सीएम। इसी घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती। पूछना चाहती हूँ, क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्यों? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे लालटेन के टाइम, उनको तो केवल अपना घर भरना था। उनको तो अपने घर में
अपना काम करना था, अपना भाई भतीजा बेटा बेटी बीवी केवल उनका चिंता था। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये आते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए निरंतर पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब देखिए जरा योगी खास तौर पर कहां गए। योगी गए सीवान। सीवान है शहाबुद्दीन का गढ़, बाहुबली शहाबुद्दीन। इसलिए योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर थे शहाबुद्दीन और उनका बेटा ओसामा। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। ओसामा प्रचार कर रहे हैं क्योंकि सीवान की सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में योगी पहुंचे सिवान, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शहाबुद्दीन, उनके सुपुत्र ओसामा और तेजस्वी यादव। योगी ने बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के गढ़ रघुनाथपुर में रैली की। पहले बुलडोजर से योगी का स्वागत हुआ, फिर उनकी रैली हुई। योगी ने कहा, मुझे हैरानी है कि आरजेडी ने जिसे मैदान पर उतारा है वो देश दुनिया में अपने आपराधिक कामों के लिए जाना जाता है। नाम भी देखिए, ओसामा शहाब। अब जैसा नाम वैसा काम। यहीं पर चांद बाबू के बेटे पर एसिड डालने का काम हुआ था। जनता ध्यान रखे कि फिर ऐसे अपराधी खड़े ना हो पाए। रघुनाथपुर सीट का नंबर है 108, जो सनातन का शुभ अंक है। शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए, किसी अशुभ को मत आने देना। उसके बाद बाबा ने बुलडोजर की तरफ रुख किया। कांग्रेस ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी के लोग अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि एसपी और उसके पार्टनर को बस फातिहा पढ़ने का मौका मिलता है। कांग्रेस, आरजेडी, एसपी अपराधी माफिया को गले लगाते हैं। ये किसी बाबर और औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पढ़ेंगे। बिहार की एनडीए सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसे पूरा कर देता है। उसके बाद योगी ने घोटाले पर प्रहार किया। जो पशुओं का चारा खा जाए वो सब कुछ डकार जाएगा। जानवरों तक का चारा खा जाने वाले विकास क्या करेंगे? 2005 से पहले बिहार पहचान खोने के दौर से गुजर रहा था। पहले बिहार अपराधियों का अड्डा था, अराजकता, गुंडागर्दी थी। जब डकैती डालनी होती थी तो ये लालटेन बुझा देते थे। लालटेन बुझाकर डकैती करने वाले बिहार को अंधकार में डालेंगे। महागठबंधन अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर है। अब लालटेन और जंगल राज नहीं, विकास की रोशनी चाहिए। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ को वो क्या कह रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर में खड़ा कर दिया है माफिया के लिए।
उत्तर प्रदेश में तो यह ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। जब डकैती डालनी होती थी लाइटें बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। बहनों और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है और समाजवादी पार्टी इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। अब देखिए जरा योगी आखिर क्यों शहाबुद्दीन को टारगेट कर रहे हैं। और अकेले योगी नहीं, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आए थे सीवान, उनके टारगेट पर भी शहाबुद्दीन थे। देखिए जरा, रघुनाथपुर विधानसभा सीट सीवान में आती है, वही सीवान जो बाहुबली रहे शहाबुद्दीन का गढ़ है। शहाबुद्दीन यहां 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे। आरजेडी ने इस बार शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया। ओसामा का पहले राजनीति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं ओसामा ने लंदन से वकालत की है। ओसामा के खिलाफ 2 बड़े क्रिमिनल केस दर्ज हैं और एक केस में तो वो 3 महीने जेल भी काट चुके हैं। लेकिन ओसामा को जिताने के लिए पूरा महागठबंधन लगा हुआ है। तेजस्वी ने यहां मौजूदा आरजेडी विधायक का टिकट तक काट दिया है। 2 बार से जीत रहे हरिशंकर यादव की जगह ओसामा को उतारा गया। तो ओसामा के पक्ष में प्रचार करने अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। 2 नवंबर से अखिलेश बिहार में प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और पहले ही दिन अखिलेश शहाबुद्दीन के बेटे के लिए रैली करेंगे। एनडीए के लिए रघुनाथपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, जंगल राज बनाम कानून राज के प्रतीक के तौर पर भी एनडीए इसका इस्तेमाल कर रही है। उसे पता है कि यह मुस्लिम, यादव और राजपूत बहुल सीट है, तो क्या एनडीए यहां भावनात्मक असर डालने में जुटी? बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री तक आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने इसे लेकर महागठबंधन को घेरा, कहा लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, लेकिन अब बिहार में 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो किसी का बाल बाका नहीं होगा। अब इस सीट पर योगी ने भी तूफानी प्रचार किया और शहाबुद्दीन के बेटे के बहाने विपक्ष पर हमला किया है। अब आपको लिए चलता हूं सिवान, जहां से शहाबुद्दीन आते हैं, जहां से उनका बेटा खड़ा है, वहां उनके समर्थक भी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चुनाव है, चुनाव में उतना ही बोलना चाहिए कि चले जनता के पास जाइए, अपना सरकार का उपलब्धि गिनाइए। युवा एकजुट है, एक मत है, उनको रोजगार चाहिए, उनको पलायन से रोकने वाली सरकार चाहिए। होना चाहिए विकास, रोजगार, पलायन रुक जाए। जो ट्रेन में लोग भीड़ में आ रहे हैं, ट्रेन की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो बात बिहार चुनाव की हो रही है, बात अपराध की हो रही है, योगी टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए जरा, चुनाव में किस पार्टी से कितने दागी कैंडिडेट हैं। सीपीएम के जो कैंडिडेट है उसमें 100% दागी हैं, सीपीआई के 80% दागी हैं और सीपीआई एमएल के 64% दागी कैंडिडेट हैं। एलजेपी के 38% दागी हैं और जन स्वराज के 44% दागी। अब बड़ी पार्टियां देखिए जरा, कांग्रेस के 52% दागी कैंडिडेट हैं, बीजेपी के 56% कैंडिडेट दागी हैं और जेडीयू के 26%, आरजेडी सबसे आगे 60%। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1314 उम्मीदवार हैं, इनमें से 27% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 33 उम्मीदवारों पर हत्या, 86 पर हत्या की कोशिश का आरोप है, 42 उम्मीदवारों पर महिलाओं पर अत्याचार का केस दर्ज है, 2 उम्मीदवारों पर रेप से जुड़े मामले दर्ज हैं। एडीआर बिहार इलेक्शन वॉच ने यह रिपोर्ट जारी की है। अब अपराध की बात हो रही है तो अपराध का समूल नाश और एक्शन होता है यूपी में। देखिए यूपी में पहले तस्वीर देखिए, एक लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, फ्लैट को लेकर लड़की और उसके भाई की पिटाई हुई।
अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, यूपी से ही है, कैसे इलाज हो गया। एक और घटना में मनचला माफी मांग रहा है। कभी ऐसी गलती भूल से नहीं करूंगा, ये भूल चूक गलती माफ कभी नहीं करना है, मैंने किया भूल नहीं करना, कभी जाना है। लखनऊ की एक सोसाइटी में, नामी सोसाइटी में, कुछ लोग जबरन फ्लैट में घुसे, फिर एक लड़की और उसके भाई के साथ बदसलूकी करने लगे। आरोपियों ने धमकाते हुए लड़की और उसके भाई के साथ मारपीट की। मामला तब सामने आया जब लड़की ने रोते हुए वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि इस बेटी की आवाज सुनी जाएगी या बुलडोजर से दबा दी जाएगी। वीडियो सामने आते ही योगी की पुलिस एक्शन में आ गई। सोसाइटी के अध्यक्ष समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी भी है, यानी मारपीट करने वाले सब पकड़े गए। यूपी के झांसी में भी एक लड़की से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पकड़ा गया। योगी की पुलिस ने ऐसा हिसाब किया कि आरोपी की चाल बदल गई। 10 साल की बेटी से छेड़छाड़ कर जो आरोपी फरार हो गया था, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अब कभी लंगड़ाते हुए तो कभी हाथ और कान पकड़कर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि जो गलती मैंने की है वैसे यूपी में कोई मत करना। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस। इंडिको सोसाइटी IIM तिराहा थाना मड़िया में एक घटना हुई थी। इसमें सोसाइटी में किराए में रहने वाली एक लड़की और उसके भाई के साथ सोसाइटी में झगड़ा हुआ था। झगड़े का मूल कारण यह बताया गया कि गार्ड के साथ स्कूटी लगाने पर। और आइए बिहार की कुछ और खबरें। अब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जो वो विवादों में घिर गए। राहुल के डांस पर बीजेपी को चांस और मौका मिल गया है। पहली तस्वीर देखिए जरा, तेज प्रताप की एक तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। तेज प्रताप एक जनाजे में गए थे आज और हेलीकॉप्टर से गए थे जनाजे में, सीधे वहीं हेलीकॉप्टर उतार दिया जहां मिट्टी हुई थी। उसके बाद देखिए जनाजे को कंधा भी दिया है तेज प्रताप ने। उसके बाद सेल्फी भी समर्थकों को दी जनाजे में ही। ये तेज प्रताप की सीट है जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे हेलीकॉप्टर लेकर वहीं पहुंच गए, वहीं उतार दिया और उसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव प्रचार के दौरान मंदिर पहुंचे और सूर्य मंदिर पहुंच गए। राहुल गांधी उनके साथ थे। तेजस्वी यादव राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी आज एक साथ मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे थे। ये मुजफ्फरपुर रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं और राहुल ने ऐसा बयान दिया कि वो खुद विवादों में घिर गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल का पीएम पर हमला। नरेंद्र मोदी को छठ से कोई लेना देना नहीं, राहुल ने कहा। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। वोट के लिए उनसे कोई भी ड्रामा करवा लो वो कर देंगे। वोट के लिए उनसे कहिए कि स्टेज पर आकर डांस कर दो तो वो भी कर देंगे। इस पर रेखा गुप्ता ने कहा, वोट के लिए महागठबंधन के लोग कुछ भी कर सकते हैं, निजी हमले भी कर सकते हैं, किसी की माता जी पर भी कमेंट कर सकते हैं। लोगों को धोखा देकर वोट हासिल करना इनका लक्ष्य है। बीजेपी के नेता ने कहा, राहुल के पास कोई काम नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, वो पिछले 11 सालों से बेरोजगार हैं। जब इनके पास कहने को कुछ नहीं होता है तो पीएम के नाम पर भी कुछ बोलते हैं। नलिन कोहली ने राहुल के पास कोई एजेंडा नहीं है कहा। राहुल अक्सर अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जनता लगातार मोदी और डबल इंजन सरकार को वोट दे रही है। प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी अपराधी की तरह बोलते हैं। राहुल ने मतदाताओं और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। सुनिए जरा क्या कहना है राहुल गांधी और उन पर बीजेपी। कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो।
ये महागठबंधन के लोग जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की मां के बारे में कह सकते हैं, केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मुसहरे भाई। प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में है। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 11 वर्षों से, उनको कोई मुद्दा भी सूझ नहीं रहा है। जब जिसको कोई मुद्दा नहीं सूझे तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये गिर जनता के बीच में। अब बिहार आ रहे हैं तो कुछ बोलेंगे, अब किसके बारे में बोले? काम तो उनके बाप दादा ने कुछ किया नहीं था, तो इसलिए आप इसलिए उनको बेचारा मजबूरी में कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में थे। बिहार के दरभंगा में उनकी रैली थी। अमित शाह के मंच पर आप देख रहे हैं मैथिली ठाकुर भी मौजूद हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे थे गृह मंत्री। गृह मंत्री ने इस मंच से नीतीश कुमार पर एक बात साफ की कि बार बार महागठबंधन सवाल पूछ रहा है कि एनडीए का सीएम कौन होगा उम्मीदवार। देखिए क्या कहा गृह मंत्री ने। सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने महागठबंधन को जवाब दिया। लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मैं आज इन दोनों को बताना चाहता हूं, ना तो बिहार में सीएम का पद खाली है, ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर हैं। 2025 के चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। चिराग पासवान ने भी एनडीए के सीएम फेस पर चुप्पी तोड़ी। चिराग ने कहा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चुनाव का नेतृत्व नीतीश ही कर रहे हैं। महागठबंधन ने डरा धमका कर नाम घोषित किया है। सुनिए जरा सीएम नाम को लेकर क्या कह रहे हैं। सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। और पुतला बना करके जो है काम कर रही है भाजपा के लोग, और हमारी पूरी सहानुभूति जो है उनके प्रति है कि बीजेपी के लोगों ने क्या से क्या कर दिया, और अब बिहार चलाने की स्थिति में अब नीतीश कुमार जी नहीं रहे। अरे प्रभु, कर दिया। कितनी बार घोषणा की जाती है एक ही चीज की, है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया कि भाई विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, यही होता है। छूटते ही जब ये उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश, अरे वहां पे एक पार्टी को चुनना था। तो सीएम की लड़ाई अलग जो एनडीए और महागठबंधन में है, लेकिन लड़ाई डिप्टी सीएम पर भी है। उससे पहले देखिए जरा, प्रशांत किशोर अररिया में थे और प्रचार कर रहे थे। जोर शोर से प्रशांत किशोर भी कैंपेन कर रहे हैं, कार के ऊपर खड़े हो गए। आज प्रशांत किशोर मधेपुरा पहुंचे और मधेपुरा में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा। बच्चे बाहर से आए हैं, वो अगर बिहार में व्यवस्था नहीं बदली तो निश्चित तौर पर उनको अगले 10-15 दिन में वापस जाना पड़ेगा, और वहीं गुजरात में, तमिलनाडु, दिल्ली, बॉम्बे की फैक्ट्रियों में जाकर त्योहार में जो बिहार के बच्चे बाहर से आए हैं वो अगर। तो प्रशांत किशोर कह रहे थे व्यवस्था नहीं बदली तो जो बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं उन्हें फिर जाना होगा। एक और तस्वीर, असदुद्दीन ओवैसी हमला कर रहे हैं महागठबंधन पर। हमारी
सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता। अब देखिए ओवैसी का लालू तेजस्वी पर सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी साहनी, मुकेश साहनी। तो मोहम्मद का बेटा आखिर क्यों नहीं बन सकता है? जब 3% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो आप तो 17% वाले हो, क्यों नहीं? वो 14% वाले बोल रहे हैं कि दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। ओवैसी ने लालू के एमवाई समीकरण पर सवाल उठाए। लालू तेजस्वी से पूछा एमवाई में कौन है, क्या एम मुस्लिम है या अब एम मल्ला हो गया है? तेजस्वी 14% वालों को 36% टिकट देते हैं, 17% वालों को लॉलीपॉप दिया जाता है। मोतिहारी की ढाका सीट पर ओवैसी ने प्रचार किया। एमआईएम उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह के लिए वोट मांग रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। सुनिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं इस पर और महागठबंधन क्या जवाब दे रहा है। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब हुआ। असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे भाई कौन पूछ रहा है? ओवैसी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। और बताइए, देखिए कल हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। उनको हैदराबाद में मौका मिला था, हैदराबाद में हो रहे हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाता हूं और राजस्थान लिए चलता हूं। वहां एक बड़ा मेला कल से लग रहा है, पुष्कर मेला। और यहां देखिए बादल घोड़ा है 21 करोड़ का। पुष्कर मेला देखने के लिए विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। देख रहे हैं तस्वीरें, पुष्कर मेले की तस्वीरें हैं। तो देखो अब देखिए जरा मेले की खासियत। पुष्कर मेला कल से शुरू हो रहा है। इस मेले में देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। मेले का आकर्षण यहां पहुंचने वाले खास किरदार होते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। यह है बादल, इसकी नस्ल है नुकरा, उम्र है 5 साल, ऊंचाई 68 इंच। बादल की खूबसूरती और चाल ने उसे मेले का सितारा बना दिया है। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका है। कुछ लोगों ने इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए तक बताई, लेकिन मालिक राहुल उसे बेचना नहीं चाहते। मुंबई की एक फिल्म यूनिट ने उसे 2 महीने के लिए 15 लाख रुपए में किराए पर लिया। अब शाहबाज से मिलिए। इसे पंजाब के पशुपालक गेरी लेकर आए हैं। इसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। शाहबाज अभी तक 6 शो जीत चुका है। इससे ब्रीडिंग के लिए 2 लाख रुपए तक देने होते हैं। आज देखो 5-6 शो विनर है आज तक। ये पुष्कर में पहले यहाँ पे अदंत और 2 दांत का एक साथ रिंग होता था, तब ये 10 महीने का था तो सेकंड आया था। हमने 15 करोड़ रुपया इसका आस्किंग प्राइस रखा है और काफी अच्छी हमें ऑफर घर पे इसकी हुई भी है। लगभग 9 करोड़ रुपया ऑफर्ड है इसको। अब इस घोड़ी से मिलिए। इसका नाम है नगीना। ये देश भर में फेमस घोड़ा दिलबाग की बेटी है और पंजाब में 4 शो जीत चुकी है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही। बलवीर को देख लीजिए, यह मुर्रा नस्ल का भैंसा है। सिर्फ 35 महीने की उम्र में बलवीर का वजन 800 किलो और ऊंचाई 5 फीट 8 इंच है। शानदार बनावट और ताकत के चलते बलवीर को मेले में विजेता घोषित किया गया है। इसके मालिक डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर की डाइट में रोज दूध, देसी घी, चारा और खल शामिल है। बलवीर एक कमर्शियल भैंसा है जिससे हर महीने 2 बार सीमन कलेक्शन होता है और एक ट्यूब की कीमत 400 रुपए। इससे हर महीने 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी होती है। पुष्कर में युवराज भी है, यह भी भैंसा है। इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है और इसकी नस्ल भी मुर्रा है। इसका वजन लगभग 800 किलो है और इस भैंसे के लिए मेले में पहले ही 25 लाख रुपए की बोली लग चुकी है। अब पुगनूर गायों को देखिए। यह दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्ल है। सबसे छोटी गाय करीब 16 इंच लंबी होती है। मेले में आंध्र प्रदेश की दुर्लभ पुंगनूर गाय मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आकार छोटा होता है लेकिन दूध खूब देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी इस नस्ल की एक गाय है।
इन जो सबसे छोटे कद की गाय होती है, पुंगनूर, मिनी माउस और बिचूर, वो तीनों यहाँ पर प्रदर्शनी में अवेलेबल है देखने के लिए। यहाँ पे प्रेजेंट में 16 इंची से लेके 3 फीट 36 इंची तक की गाय प्रदर्शनी में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने पाली, उसके बाद से ये गाय भी एक तरीके से वापस सोना हो गई। जब से संक्रांति पे एक बार मोदी जी ने इनका वीडियो डाला था और पीएम हाउस में 20 गाय वो लेकर आए थे। उससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे क्या है ये छोटे कद की गाय। फिर ये एकदम से जो रेट एकदम से बूम करा है वो उसी के बाद है। तो कल से इस पुष्कर मेले की शुरुआत हो रही है। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। देखिए जरा, सदी का सबसे खतरनाक तूफान मोथा की मार और मेलिसा भी आ गया है। मेलिसा तूफान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान के बाद आलम देखिए। में ये तूफान आया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए, भारत में जो मोथा तूफान है उसकी दस्तक तट पर दी गई। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब समंदर की लहरें आप ऊंची ऊंची उठती देख रहे हैं। हवा की गति आपको पेड़ों के हिलने से अंदाजा होगा। और मोथा तूफान जो दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में आया, उसके बाद देखिए जरा पेड़ों की हालत। दर्जनों पेड़ गिर गए हैं, खंभे गिर गए हैं और कई जगह बिजली चली गई है या फिर मोबाइल टावर्स गिर गए। न सिर्फ ये, बल्कि किसानों ने जो फसल बोई थी, जो फसल खड़ी हो गई थी, उस फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ पानी है और फसल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फसल की तबाही की। देखिए जरा इलाकों में कैसे पानी भरा हुआ है। उसके बाद बुलडोजर लेकर जाना पड़ा है। घरों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश के बाद तूफान के दौर में ये आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक है, ये स्टेशन है, लेकिन पूरी तरह से ट्रैक पानी में डूब गया। अब देखिए जरा हालात क्या हैं। प्रचंड तूफान कमजोर तूफान में बदल गया है। मोथा का पिछला भाग अब स्थल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। दक्षिण मध्य रेलवे की 200 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 135 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। 31 के रूट बदले गए। कई जिलों में बारिश हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर बारिश हो सकती है। एमपी में सतना, रीवा, शहडोल और अनूपपुर में 4 से 8 इंच बारिश हो सकती है। 30 और 31 अक्टूबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं चल सकती हैं। 30 अक्टूबर को बिलासपुर, सरगुजा में भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। 30 और 31 अक्टूबर को भी बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उड़ीसा में तूफान आज सुबह गंजम पहुंचा है। गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। चक्रवात गुजरने के बाद मौसम धीरे धीरे शांत हुआ। फिर 8 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को वहां से निकाला है। ओडीआरएफ की 30 और एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात हैं। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में लैंडफॉल हुआ है। लैंडफॉल देर रात 1 बजे तक करीब 5.5 घंटे तक चला है और इस दौरान हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर तक पहुंच गई। भारी बारिश और हवाओं से 2 लोगों की मौत की भी खबर है। तो इस तरह से दक्षिण भारत में खासा प्रभाव देखने को मिला है
और साथ ही साथ यह माना जा रहा है कि तूफान की रफ्तार पहले से कम हो गई है। आइए अब बारी है लाइफ के फंडा की। देखिए क्या है खास आज। अगर आपको ड्रीम जॉब, करियर या कारोबार में नाकामी मिले और उससे हटने तक की नौबत आ जाए, तब भी हताश मत होइए और इरादा मत बदलिए, क्योंकि चैंपियन वो होते हैं जो हर हाल में मजबूती से वापसी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के धमाकेदार बल्लेबाज मैथ्यू हैडन को देख लीजिए, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1993 में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और वनडे टीम में जगह मिली, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो टीम से उन्हें फौरन बाहर कर दिया गया। फिर अगले 7 साल तक टीम के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। इतने सालों में कई बल्लेबाजों का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैथ्यू हैडन चुप रहे मगर रुके नहीं। घरेलू क्रिकेट में वो रन ऐसे बरसाते रहे जैसे आसमान से बारिश हो रही। पूरे ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम और खेल की चर्चा होने लगी। चयनकर्ताओं को अब हैडन की टीम में जगह महसूस होने लगी और लेना ही पड़ा। विदेशी खिलाड़ियों की असली परीक्षा होती है भारत की पिचों पर। 2001 में अगर याद हो आपको, हैडन भारत आए और ऐसा खेले कि 3 टेस्ट में 549 रन बना दिए। उनकी हर पारी मानो ऐलान थी कि योद्धा मैदान पर वापस उतर आया है, जो सिर्फ ताकत से नहीं तकनीक से भी दबदबा बनाना जानता है। 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप दिलाने में हैडन के खेल का बहुत अहम योगदान रहा। बाद में हैडन IPL खेले और यहां भी अपनी टीम चेन्नई को दमदार खेल से चैंपियन बनाया। चेन्नई में प्यार से हैडन को लोग अन्ना हैडन कहने लगे। 54 साल के हैडन अब कमेंट्री करते हैं, लेकिन अपने क्रिकेट में कमबैक से हैडन ने मिसाल और फंडा दिया है। अगर गिरो तो ऐसे उठो कि जमाना हैरान रह जाए। मतलब ठोकर में उदास होने के बजाय सबक लीजिए, कड़ा अभ्यास कर खुद को तैयार कीजिए। तो ये अच्छी सीख अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।